नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने के बाद आखिरकार एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा में चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। सरकार की ओर से चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने करते हुए सदन को ये बताया कि 2024 के पुराने कानून को और मजबूत करने के लिए सरकार नया बिल लेकर आई है। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है और इसीलिए पूरे देश में पेपर लीक रोकने के लिए हम ये बिल लेकर आए हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को यह भी याद दिलाया कि उनके समय में भी पेपर लीक होते रहते थे। सुनिए जरा। विचार किया जाए। हालिया जो घटनाक्रम रहा है उसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री स्वयं ने यह निर्णय लिया कि हमें इसी विधेयक को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता। सो वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice. We will have special fast-track courts established only for the cases dealing with unfair means in examinations. 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा। कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम्स सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए हैं who belong to the world of academics, world of technology, and who are known to have expertise and experience in these domains. तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवानों ने सरकार को झुकाकर दिखा दिया। अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहते नजर आए कि जो चढ़ावा चोरी नहीं रोक सके वो पेपर लीक भला कैसे रोकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एनटीए के कर्मचारियों को आउटसोर्स करने पर भी सवाल किया। सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। जब सरकार घबरा जाती है, डर जाती है, तो सरकार स्वीकार कर लेती है। इसीलिए वो नारा मुझे अक्सर याद आता है कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय। वहीं लोकसभा में कांग्रेस सांसद ने क्या कहा वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको तमाम मेहमानों से परिचय करा देते हैं। इस वक्त और अधिक चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राधिका खेड़ा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निशा चौधरी प्रवक्ता आरएलडी की, अब से कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल पवार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, प्रियंका भारती आरजेडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी, जब मैं अनुराग का रुख करूं, लेकिन उससे पहले प्रियंका, अगर सरकार संशोधन लेकर आ रही है तो फिर आपत्ति क्यों? क्या आप इन सुधारों की जो पहल सरकार की तरफ से की जा रही है उसे समर्थन नहीं देती? 2024 में भी बिल लाए थे, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, उसमें संशोधन लेके आ रहे हैं। क्या बदला है तब से अभी तक? सरकार भी नहीं बता पाएगी क्या बदला है। बदला ये जरूर है कि 45 लोग जो उसमें अभियुक्त थे, उसमें से 44 लोग बेल पर बाहर घूम रहे हैं। एक अभियुक्त संजीव मुखिया, जिसकी पत्नी एलजेपी से चुनाव भी लड़ी है,
वो अभियुक्त तो जो मास्टर माइंड था पेपर लीक का, वो 11 महीने फरार था। उसके बाद वो जैसे ही पकड़ा जाता है, उसका फिर उसको बेल मिल जाता है। तो ये जो नया एक्ट, नया बिल लेकर के आ रहे हैं, इस बिल से क्या फर्क पड़ने वाला है या क्या बदलाव आने वाला है? हाँ, बदलाव ये जरूर आया है कि सरकार घुटनों पर आई है। जो शहादत रोहित वेमुला ने दी थी इस देश के लिए, उस शहादत की चिंगारी से जो आज युवा पूरा अक्यूमुलेट हुआ है ना, पूरा सिस्टम में अक्यूमुलेट हुआ, जो युवा सड़कों पर उतरे, सरकार को भी झुकाया है अपने पैरों में, घुटने पर। अब तो प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। हम तो बात भी कर रहे हैं, हम तो सदन में बात कर रहे हैं, गृहमंत्री जी कहाँ हैं? वही गृहमंत्री जिन्होंने पुलिस को ब्रुटैलिटी के आदेश दिए थे, छात्रों पर पेलेट गन्स चलवाए थे, वही गृहमंत्री जिनके आदेश पर ही दिल्ली पुलिस इतनी बर्बर हुई कि छात्राओं के साथ मॉलेस्टेशन किया, वही अमित शाह जी जिनके आदेश पर ही सम्राट चौधरी जी को आदेश मिला और सम्राट चौधरी जी ने बिहार में युवाओं के ऊपर AK-47 चलवाया। आतंकवादी थे युवा? कौन था स्टूडेंट? आतंकवादी थे, टेररिस्ट थे, देशद्रोही थे, क्या थे कि आपने AK-47 चलवाया युवाओं के ऊपर में? किसने परमिशन दिया था? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड था या अमित शाह जी का परमिशन था? पर खैर, झुके तो हैं, अभी तो बहुत झुकना है, अभी तो बहुत बहुत दूर तक जाना है। प्रधानमंत्री जी का भी इस्तीफा आएगा। अभी तो सिर्फ इनको शर्म नहीं आती है, इनको शर्म क्यों, मतलब कैसे? आप खुद देखिए, कल जब धर्मेंद्र प्रधान जी गए सदन में, क्यों उनको माला पहनाया गया? किस बात की खुशी थी? जो 22 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, उनको जिंदा करके लौटे थे क्या? या पाकिस्तान से जंग जीत करके आए थे कि धर्मेंद्र प्रधान जी को का वेलकमिंग हो रहा? राधिका, इसका जवाब माना जा रहा था उनको। ठीक है, राधिका जवाब दीजिए भाई। अगर शिक्षा मंत्री रहते हुए धर्मेंद्र प्रधान सही से एग्जाम नहीं करा पाए, हालांकि ये जरूर कह दिया जाता है कि एग्जाम कराना उनका काम नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री थे तो सवाल उनसे भी बनता था, सवाल पूछा गया और उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया। लेकिन फिर स्वागत क्यों हुआ? और जब एंटी पेपर लीक संशोधन आ रहा है तो विपक्ष आप पर भरोसा ही नहीं जता पा रहा है। राधिका, चलिए मैं राधिका का रुख वापस करूंगी, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई सरकार की नीयत ही साफ नहीं है तो नीट कैसे साफ होगा? आप ही बता दीजिए, कैसे नीट साफ सुथरा हो पाएगा? कैसे नीयत सरकार को साफ करनी है? अगर सरकार की नीयत साफ होती तो 2026 में ही ये कानून बना था ना कि अब, और बड़ी जोरदार से पार्लियामेंट के अंदर में कहा गया था कि अब 2024 में कानून बना था कि अब आगे से परीक्षा लीक नहीं होगा। लेकिन 2024 के बाद कानून बनने के बाद फ़ायदा क्या हुआ? परीक्षा तो फिर, पेपर लीक तो फिर हो गया। तो इसके मतलब क्या हुआ कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, कानून तो बन जाएंगे, मजबूत कानून बन जाएगा, फिर कानून में संशोधन हो जाएगा। लेकिन कानून में संशोधन करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। निर्भया कांड के बाद भी बहुत मजबूत कानून बने, क्या महिलाओं पर अत्याचार रुक गया? तो सवाल उठता है कि कानून बनने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आपकी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक आपका डिलीवरी सिस्टम ठीक नहीं होगा, जब तक कि बैठे हुए भ्रष्टाचारी जो डिलीवरी सिस्टम है उनको आप नहीं हटाएंगे। आप बताइए, जब आप युवाओं को अपना नहीं समझ पा रहे हैं, छात्रों को अपना नहीं समझ पा रहे हैं, छात्र तो आपके दरवाजे पे आके बैठा था, छात्र आपसे क्या मांग कर रहा था कि जो हमारा नीट का पर्चा लीक हुआ है उस पर जो व्यवस्थाएं में जो गड़बड़ी उसको ठीक कीजिए, जो उसके मंत्री हैं उनका इस्तीफा ले लीजिए। लेकिन आपने तो उनको कुछ समझा ही नहीं। उनका स्वागत किससे किया आपने? उनका बच्चों का स्वागत, छात्रों का स्वागत आपने किया आंसू गैस से, लाठी से और पैलेट गन से। बच्चे की आंख चलेगी, वापस आ जाएगी। जो पैलेट गन से बच्चे की आंख गई है वापस आ जाएगी। कोई फार्मूला है सर के पास तो बताए सरकार पार्लियामेंट के अंदर में। जो हाथ टूटा है, सर फूटे हैं, जिस बच्चा का, जिस लड़कियों का जो सम्मान गया है, जो कपड़े फाड़े नूचे उनके, क्या उसका वो सम्मान वापस आ जाएगा? सम्मान वापस आ जाएगा? ये बच्चे कहाँ के थे? ये बच्चे क्या हिंदुस्तानी नहीं थे? ये बच्चे बांग्लादेश पाकिस्तान से नहीं आए थे। ये हमारा अपना खून था, और जब खून बह रहा था तभी सरकार को समझना चाहिए था ये हमारा खून बह रहा है, ये हमारा अपना खून है। ये जो खून है ये हमारा देश का खून है, देश का भविष्य का खून है, और जिसको आप लाठियों से उनका सर फोड़ रहे थे। तो सरकार संवेदनशील है कहाँ? सरकार जब बच्चों के लिए संवेदनशील, 20 बच्चों ने आत्महत्याएं की थी, और यहाँ के जो मंत्री जी थे कह रहे थे कि मुझे 10 दिन से मैं बहुत व्यथित हूँ। जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, प्रधान जी कह रहे 10 दिन से मैं बहुत व्यथित हूँ। तो इसके मतलब 20 बच्चों की जो आत्महत्याएं की थी,
तो आप व्यथित नहीं हुए थे? क्योंकि तब आप सत्ता के गुरूर में थे। जब छात्र रोड पे आ गए, जब आपको लगा कि सरकार गिर सकती है, छात्रों ने आपको आपकी नहीं सरकार की गर्दन पकड़ ली है, अब सरकार हिली हुई है, तब सरकार ने आपका इस्तीफा लिया, तब आप व्यथित हुए, क्योंकि सरकार का जाने का डर आपको सताने लगा। आपको लगा कि अब पूरा आंदोलन पूरे देश में, गांव शहर में, गांव घर घर में हो रहा है। एक बार नहीं, लास्ट बात, दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये छात्रों के ऊपर जो आपने बंदूक तानी, AK-47 से लेके आपने जो पैलेट गन मारी, ये आपकी हिम्मत आई कहां से? इन बच्चों को आपने क्या समझ लिया जिसके ऊपर माने आप सरकार इतनी दमनकारी हो गई है कि बच्चों छात्रों के ऊपर में बंदूक तान देगी? मैंने सरकार की अगर आप सरकार की नहीं सुनोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। माने इस तरह की बातें आ जाएंगी देश के अंदर में। इसके मतलब सरकार बच्चों के लिए नहीं झुकी है, सरकार अपने आप को बचाने के लिए झुकी है। सरकार झुकी है, सरकार को लगा कि हम संशोधन तो आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। प्रियंका आप पर भरोसा नहीं कर रही है, अनुराग आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, अनमोल आप पर भरोसा नहीं कर रहे। कह रहे भाई कानून तो 2024 में भी आप ले आए थे, तब पेपर लीक नहीं हुआ। कड़ा अगर थोड़ी सजा और बढ़ा दी गई, 5 को 10 कर दिया गया, तो इससे क्या बदलाव आ जाएगा? सभी को नमस्कार प्रिया जी। विपक्ष हम पे भरोसा करे ना करे, हमें इससे क्या लेना देना है? हम सरकार ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, और जनता हम पे भरोसा कर रही है। इसलिए 12 साल से लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है। ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड, फिर रिपीट करती हूँ, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनको जो करना है करते रहे। और विश्वास अगर किसी को भरोसा किसी पे नहीं है, तो ये तो सामने बैठी है मेरे बगल वाली विंडो पे आरजेडी के प्रवक्ता, एक सीट छोड़ के जो हिंदी से दिल्ली से भगाए गए, उनके प्रवक्ता, उनकी बगल की पार्टी पे जो बैठे हुए मेरे मित्र अनुराग जी, उनकी पार्टी पर किसी को भरोसा नहीं है। ये चिल्लाते रहे, पर जनता इन पे कहीं भरोसा नहीं करी। मैं 2 बातों को स्पष्ट कर दूं। एक तो मेरे मित्र अनुराग जी ने कहा कि हमारे देश के लोग हैं, गोलियां कैसे चला दी? पहली बात तो कोई गोलियां नहीं चली। दूसरी बात, गोलियां अगर हमारे देश के लोग हैं, तो वो जो निहत्थे कार सेवक थे ना, वो भी मेरे देश के ही लोग थे। आपने तो खून की बौछार और नदियां बहा दी थी अयोध्या में। पर खैर अपनी अपनी थिंकिंग है, ये मानते नहीं है कि हिंदू इस देश के लोग हैं, क्योंकि इनको हिंदुओं से नफरत है। आजकल इनको राम जी याद आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव है, देख लिया कि राम जी से लड़के कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता ने 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण बोली। उन्होंने कहा घुटने पे आ गई सरकार। अरे मैडम, इसे जनतंत्र की संवेदनशीलता कहते हैं। आपकी डिक्शनरी में शायद अमेंडमेंट का मतलब घुटने पर आना होता होगा, लेकिन लोकतंत्र में छात्रों और युवाओं के सुझावों को शामिल करना जिम्मेदारी कहलाता है। और बताना, वो एक होती है ना कहावत है इंग्लिश में, आयरनी डाइज अ जिलियन डेथ्स। प्रिया जी, आपको याद होगा, बच्चा बच्चा बिहार जाएंगे, बच्चा बच्चा बिहार का बताएगा कि कैसे लालू प्रसाद यादव की बिटिया मीसा भारती डॉक्टर बनी। उनकी डिग्री का जो विवाद था, बीच में मत बोलिएगा मोहतरमा, ये रिस्पेक्ट कर रही है डेमोक्रेसी। मेरे बोलने का समय है। मैं आपको समय दूंगी, आपको समय दूंगी, आप जवाब दीजिएगा। जी बोलिए। आपके पास इनफ समय था जहर उगलने का, अब मेरी बारी में मत बोलिए। ये फन कहीं और प्लीज, कोई किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करेगा। मैं इसके बाद अनमोल को शामिल करूंगी, फिर मैं आप लोगों के पास उगलेगी मेरे देश के खिलाफ तो बोला ही जाएगा। तो दूसरी बात, लालू जी कंप्लीट करने दीजिए मुझे। देखिए अनुराग जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी मैंने आपको भी नहीं रोका था जब तक आप बोल रहे थे, जब तक आप बोल रहे थे अनुराग जी, किसी ने आपको भी डिस्टर्ब नहीं किया था। पहले ही जो पैनल है, पहले ही पैनल जो है वो डिसबैलेंस है, 3 अगेंस्ट 1 है। लेकिन फिर भी मैं आगे बात बोलती हूँ। मैं फिर रिपीट करती हूँ, लालू जी की बिटिया मीसा भारती जी जो सांसद है, MBBS की डिग्री का विवाद सब जानते हैं। भैया यही नहीं पता कि कैसे पटना मेडिकल कॉलेज में बिना क्लास के जगह उनको डिग्री मिल गई। ये भी एक बहुत अजूबा था कि कैसे लालू काल के अंदर आरजेडी में जो सारे टाइम चारा चोराते थे, उनके यहाँ पे तो बता दी जाती थी बिना क्लास में जाते। और राधिका, मेरा सवाल आपसे कुछ और था। मेरा सवाल आपसे ये था कि विपक्ष आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। भाई आप लोग भरोसा क्यों नहीं जता पा रहे हैं? सरकार पर भरोसा विपक्ष क्यों नहीं कर पा रहा है? मैंने पहली लाइन में बोला मेरे देश के युवा को भरोसा है, इसलिए हम बार बार आ रहे हैं। अब बिहार में आरजेडी के राज में जब बीपीएससी से लेकर सिपाही भर्ती तक पेपर लीक होता था और एक भी अरेस्ट नहीं होता था समाजवादी पार्टी के समय में, आपको याद होगा हम लोग सरकार में कानून लेकर आया। जब अखिलेश यादव जी संसद में खड़े होकर बोल रहे थे क्या बदला, अरे उन्होंने तो पेपर चीटिंग का जो हम लॉ लेकर आए थे, उनके पिताजी ने तो उसको खारिज कर दिया था कि कोई चीटिंग के ऊपर लॉ ही ना बने। तो ये लोग आज बात कर रहे हैं हमारे देश के मैं जिसके बाद जवाब दीजिएगा। अनमोल जवाब
जब आप लोग पेपर लीक की बात करते हैं तो मैं आपको एक तारीख याद दिलाती हूँ, 19 जुलाई 2026। ज्यादा समय नहीं हुआ जब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा हुई तो यह कहा गया कि यहाँ हाईटेक तरीके से नकल कराई गई है। वहां का मामला भी सामने आया। क्या आप पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे अनमोल? प्रिया जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके शो पे लगभग मैं 2 बार आ चुका। मतलब आप भले ही उस समय एंकर नहीं थी, इंडिया टीवी के शो पे मैं 2 बार आ चुका। मैं 2 बार प्रमाण दिखा चुका कि पंजाब में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? एक और बार से प्रमाण दिखा दीजिए, एक और बार दिखा दीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, बिल्कुल ये रहा प्रमाण, मैं लेके बैठा हूँ। हमने जो है पंजाब में फार्मेसी का जो पेपर है उसमें चीटिंग रैकेट को बस्ट किया है। आप जरा अपने दर्शकों को भी बताइए, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी बताइए, क्या पेपर लीक और चीटिंग रैकेट को पकड़ना क्या एक ही बात है या अलग अलग बात है? रुकिए जरा, बताइए। मैं आपको रिसर्च करके सर बता रही हूँ, मैं आपको रिसर्च करके बता रही हूँ। नहीं, बस इसमें रिसर्च की जरूरत नहीं है। बस मुझे ये बता दीजिए, क्या पेपर लीक होना मतलब इम्तिहान से पहले पेपर किसी को मिल जाना और इम्तिहान देते समय किसी को चीटिंग करते हुए पकड़ना, क्या वो दोनों एक ही बात है या अलग अलग बात है? बिल्कुल दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग बातें हैं। वही मैं कह रहा हूं। देखिए वही मैं कह रहा हूं प्रिया जी, ये हमने चीटिंग रैकेट बस्ट किया है। काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब की और पंजाब पुलिस ने मिलके 35 लोगों को पकड़ा है जो चीटिंग कर रहे थे। उस लेकिन सर ये तो दावा है ना आपका, ये तो दावा है, ये तो आपका दावा है सर, ये तो आपका दावा है। कांग्रेस भी आपसे सवाल पूछ रही है, भाजपा भी आपसे सवाल पूछ रही है। हकीकत है भाई, भाजपा पे तो दुनिया का कोई व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। इनसे बड़ी झूठी पार्टी तो आज तक पैदा ही नहीं हुई। भाई ये शिक्षा की बात करें, जिन्होंने देश के बजट का मात्र 2% शिक्षा को आवंटित किया, जिनके राज में हर राज्य में सरकारी स्कूलों पे ताले लग रहे हैं, जिनके राज में 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, जिनका शिक्षा और रोजगार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो चाहते ही नहीं देश के बच्चे पढ़ जाएं। अरे पढ़ जाएंगे तो इनसे सवाल जवाब करेंगे। ये तो चाहते हैं कि बस इनका झंडा लेके जो है नारे लगाते रहे, मोदी के जय मोदी, बस ये नारे लगाते रहे। ये नहीं चाहते बच्चे पढ़ जाएं, इसीलिए दुर्गति है देश की है। इसीलिए कानून चाहे कितने भी लाते रहे। 2024 में फरवरी 2024 में जुलाई 2024 में देश के प्रधानमंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा था कि हम कड़े कानून लाएंगे, कड़ी कार्रवाई होगी। क्या हुआ उस कड़ी कार्रवाई का? 2026 में फिर वही। चलिए मैं आपकी बात को मान लेती हूं कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं पंजाब के भीतर वो झूठे दावे कर रही हैं। इसका जवाब राधिका देंगी। जल्दी से अनुराग अपनी बात पूरी करें, इसके बाद प्रियंका आपको मौका दूंगी। जी बोलें। देखिए सवाल ये है कि बात हो रही है यहाँ छात्रों की, और इन्होंने बोला कि वो हिंदुओं पे आपने गोली चलाई। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जिस बच्चे की जिस आंख चली गई पैलेट गन से, वो हिंदू था या मुस्लिम था? अब जवाब राधिका जी जरूर पूछिएगा कि हिंदू था कि मुस्लिम था जिसके पैलेट गन से इसकी आंख में चोट लगी। तो सवाल उठता है कि वो भी हिंदू था ना। तो भाई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है। आप हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिन बच्चों के सर फूटे हैं ना, और जिन बच्चों की यहाँ पे टांगे टूटी हैं, और 20 बच्चे जिसने आत्महत्या की, नीट का परीक्षा लीक हुआ है, उसमें से 97% 98% बच्चे हिंदू थे। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात छात्र की है, बात युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ उसकी है। और जहां तक कि आप बता रहे थे कि आप उस समय निपेंद्र मिश्रा जी उस समय प्रमुख सचिव थे मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री आदरणीय नेताजी के बोलने से गोली नहीं चली थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बोलने से वहां गोली चली थी, और उन्हीं को आपने निर्माण समिति का मंत्री का अध्यक्ष बना रखा है। और मंदिर में छात्रों पर आ जाते हैं। आपकी सरकार मैं आप लोगों को आज का विषय बता देती हूँ, मैं आज का विषय बता दूं, अगर आप दोनों लोग प्लीज डिरेल मत करिएगा सर विषय को। जी मैं जवाब दे दिया, जवाब दे दिया। आप ड्रिल नहीं करा, मैं बोलने दीजिए। मैंने जवाब दिया था, उन्होंने जो सवाल उठाया था उसका जवाब दिया। अब सवाल उठता है कि जहां तक बच्चों की बात है, बच्चों की बात हो रही है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बच्चे आपसे क्या मांग रहे थे? बच्चे आपके दरवाजे पे जंतर मंतर बैठ के उन्होंने आपसे क्या मांगा था? उन्होंने यही तो मांगा ना कि हमारे 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, अपनी मंत्री जी का इस्तीफा लीजिए और व्यवस्था ठीक कीजिए। इससे ज्यादा बच्चों ने क्या मांगता आपसे? लेकिन आपने उन बच्चों के साथ क्या किया? बच्चे तो अब लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, देश का सम्मान करते हुए, दोनों हाथ जोड़े हुए आपके सामने आपसे अपनी मांग रहे थे कि हमारा सम्मान कीजिए, मंत्री का इस्तीफा लीजिए। हाथ जोड़े थे ना, वो निहत्थे थे, वो तो लोकतंत्र का सम्मान कर रहे थे। आपने क्या किया? उन पे लाठियां बरसा दी, उन पे इस तरह से दौड़ा के मारा जैसे लगता है कि वो पता नहीं कहां से आए थे, आतंकवादी थे, उग्रवादी थे। तो आपके साथ दिक्कत हो गई, जब किसान आपसे न्याय मांगता है, किसान धरने पे बैठता है, तो उसको बोलते खालिस्तानी।
जब छात्र आपसे धरने पे बैठता है तो उसको बोलते हैं उपद्रवी। जब यहाँ पे आप आदिवासी आपसे न्याय मांगता है तो उसको बोल देंगे छात्रों की सभी मांगे सरकार ने मान ली है ना। और जब शहर के ये तो पूरे देश के सामने आके तय हुआ है, बातें तो मान ली गई है ना। अब तो सरकार ने छात्रों की जो मांगे थी, तीनों प्रमुख मांगे मान ली, सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है ना। तो अब अगर संशोधन हो रहा है तो कहिए ना कि ठीक है भाई, कम से कम कोई तो कदम उठाया जा रहा है, फिर दिक्कत क्यों है? तो सरकार जल्दी से इस बात प्रियंका फिर आऊंगी मैं। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरकार कब मानती है? आप ही के सवाल को जवाब देना चाहूंगी। एक सेकंड, जब किसान 700 किसानों की शहादत हो जाती है तो किसान बिल वापस लेती है। बच्चों की यहाँ पे नहीं, बच्चों की आंख चली जाए, बच्चों की टांग टूट जाए, सर फूट जाए, तब जाके वो जगती है। तो एक कौन सी सरकार है? जब तक खून नहीं देख लिया तब तक जगी नहीं, जब तक अपने बच्चों का खून प्रियंका जवाब दे जल्दी से, इसके बाद प्रिया जी, आपने कहा कि सरकार ने तीनों बातें मान ली हैं। अगर तीनों बातें मान ली होती तो फिर बिहार में जो छात्र जेल में हैं वो जेल में नहीं होते, और तेजस्वी जी को ये कहना नहीं पड़ता कि अगर कल तक छात्र नहीं, शाम तक अगर छात्र नहीं जेल से छूटते हैं तो कल दिन में धरना होगा और सम्राट जी बहुत बड़ा आंदोलन देखने जा रहे हैं। और मेरे बगल के विंडो में बैठी भाजपा प्रवक्ता महोदया झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। गोली नहीं चली। सीजेपी की तरफ से एक वीडियो, 1:47 प्रियंका आप अपनी बात पूरी करिएगा। मैं आपको छोटा सा करेक्शन यहाँ पर दे दूं। रात को 1 बजे शायद आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया में ही एक वीडियो शेयर किया गया सीजेपी की तरफ से, जिसमें सौरभ दास ने बताया कि हमारी बातचीत हो गई है सरकार की तरफ से, हमें आश्वस्त किया गया है कि जो भी जेल में है या जिनमें भी केस हुए हैं वो सब वापस हो रहे हैं। प्रिया जी, अभी भी बिहार में अपने रिपोर्टर को भेज दीजिए, छात्र जेल में हैं, उनको नहीं छोड़ा गया है। और जो भाजपा की प्रवक्ता झूठ बोल रही थी, गोली नहीं चली है, 1:47 3 लोगों पर, 15 साल का बच्चा छात्र, उसको गोली लगी है। कौन चलाया था? किसने चलवाया था? डीएम ये कह रहा है सिपाही तो यूं ही गोली लेके घूम रहा था। अरे पाकिस्तान बॉर्डर पे जा रहे थे कि चीन बॉर्डर पे जा रहे थे लड़ने के लिए। 1:47 किस पे चलाया जाता है? किस पे चलाया जाता है? टेररिस्ट के ऊपर में। आपने छात्रों को टेररिस्ट करार दे दिया। तो ये संवेदनशीलता की बात करते हुए भाजपा तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। परिधान मंत्री जी कह रहे थे जिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई करेगा उनको हम सजा देंगे। दिए ना सजा। धर्मेंद्र प्रधान जी को कल माला पहनाया गया था, इतना बड़ा सजा दिए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी मुस्कुरा रहे थे, इतना बड़ा सजा। झूठ बोलने की मशीन है ना भाजपा। सदन में खड़े हो करके राजनाथ सिंह जी ने झूठ बोला था, ऑपरेशन सिंदूर में कोई नहीं मरा, 6 लोग शहीद हुए थे। हमारे जवानों की शहादत को छुपाया इस देश में। इतने बड़े तो झूठे हैं ये, जो जवानों के नहीं हुए, जो छात्रों के नहीं हुए, जो युवाओं के नहीं हुए, वो देश के होंगे। इनको तो जेनजी ने धूल चटाई है बढ़िया से। इसीलिए जो जितने इनके पार्टी के, अब हमारे प्रधानमंत्री जी का उम्र हो चला है, उनको कहिए पुराने ये जो आप लोगों के हिंदू, चलिए प्रियंका उससे बाहर निकलिए, प्रियंका आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है। ठीक है, टफ सिलेबस हो गए हैं जेनजी आपके लिए। राधिका, आप लोग समझ नहीं पाए, टाइम लग गया इस्तीफा लेने में। सबसे पहले तो ना, फिर आप मुझे कहेंगे कि मैं बोल कैसे देती हूँ, पर्सनल मत हुई है कि ये जहर उगलती है। तो उगलती है। एक देश के प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री, चाहे 70 साल के हो, 75 के हो, चाहे जिस भी उम्र के हो, बोल रही उम्र हो गई है। इसका मतलब मैं तो हैरान हूँ कि इनके पार्टी के जो मुखिया हैं आजकल, लालू प्रसाद जी के बेटे, वो तो गजब है। अपने पिता की उम्र के लिए, फिर ये इनके लालू प्रसाद यादव के लिए क्या बोलती होगी महिला कि उनको पार्टी से निकालो? कैसे वो सब कुछ तय कर सकते हैं? कैसे वो कुछ कभी कर सकते हैं? बीच में मत बोलो जहरीली औरत। मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रियंका रुकिएगा, प्रियंका रुकिएगा, मैं आपको मौका दूंगी अपनी बात पर्सनल अगर होंगी। देखिए, मैं मुद्दे पर बात करती हूँ, वो पर्सनल होती है प्रिया जी। तो पर्सनल होंगी तो इनका बकवास सुनने के लिए हम नहीं बैठे। प्रियंका, आपने भी तो प्रधानमंत्री की उम्र को लेकर बोला ना। प्रियंका, आपने भी तो बोला ना उम्र को लेकर, कुछ नहीं बोला। अपनी उम्र को लेकर बोला ना, नहीं बोला कि पार्टी छोटी। ठीक है, चलिए, कोई किसी पर पर्सनल नहीं, कोई किसी पर पर्सनल कमेंट नहीं करेगा। ना प्रियंका आप करिए, ना राधिका आप करिए, मुद्दे पर बात करते हैं। क्या इस बात को इंडिया टीवी इंडोर्स करती है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री को बुजुर्ग कहा गया और कहा गया कि गद्दी? बिल्कुल नहीं, तो डॉक्टर बिल्कुल मनमोहन भी सिंह जी नहीं, के लिए क्या बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके चैनल से तेजस्वी यादव जी को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, 70 साल की उम्र के बाद लोगों के बारे में इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या विचार रखती है, तो देखिए कि आपके पिताजी के बारे में भी क्या विचार रखती होगी। तो ये तो इनका सच था। लेकिन मैं अब बात बोल दूं कि ये थोड़ी सी मैं झूठ बोल रही हूँ। चलिए, इन्होंने ये तो मान लिया कि मीसा भारती की डिग्री वाली जो मैंने बात बोली वो सच थी। लेकिन आम आदमी पार्टी पे आते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि कोई पेपर नहीं लीक हुए। भाई, एक सवाल पूछूंगी, बस एक लाइन में जवाब दे देना, उसके बाद आप अपनी बारी में बोल लेना। एक के ऊपर एक बोलेंगे कोई फायदा नहीं होगा। अनमोल भाई, ये बताइए कि भगवंत मान जी कौन से साल में मुख्यमंत्री बने थे, कौन से दिन पे बने थे? बस एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे की बात आप अपनी बारी में बोल लेना।
आपको पता नहीं है क्या? नहीं, मेरे को नहीं पता, इसीलिए पूछ रही हूँ। बस देख लो, आपको कुछ पता ही नहीं है। अरे सबसे मेरे बड़ी को नहीं समस्या है पता आपकी आपको ये मुख्यमंत्री नहीं आप, पता। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। प्रिया जी, इनको नहीं पता कि भगवंत मान जी मार्च 16 2022 को मुख्यमंत्री बने थे। मैंने इसीलिए इनसे पूछा कि ये आपको बोल रहे पता थे था, कि कुछ आप पेपर अपनी नहीं झूठ लिखा, बोल अब रही समझ थी। आ गया। अब अपनी बारी बोल बोलना, रही थी आप। अपनी बारी में अनमोल भाई, अपनी बारी में आपको इतना समय मिलेगा। मैंने इसलिए पूछा प्रिया जी, क्योंकि ये वो कह रहे थे ना कि पेपर लीक इनके टाइम में नहीं हुआ, इसीलिए इनको नहीं पता। क्योंकि इनको ये नहीं पता कि सरकार कब बनी। तो 2022 मार्च के बाद पीएससीबी क्लास 12 का इंग्लिश बोर्ड का फरवरी 2023 में पेपर लीक हुआ। मिनट्स पहले वो लीक हुआ, 2 बजे एग्जाम होना था। सारे के सारे एग्जाम अक्रॉस द स्टेट लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिए गए। फिर पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, जिसे पीएसटीईटी कहते हैं, 2023 में, वो भी मार्च 12 2023 को होना था। अब वो जब पेपर लीक हुआ, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, वो डायरेक्टली प्रिंट होके और पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। गवर्नमेंट ने फिर एग्जाम कैंसिल किया, और जहां तक मुझे याद है शायद आपने किसी एक को सस्पेंड भी किया था। चलिए ठीक है। फिर आया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एडीओ का एग्जाम जून 2024 में। वहां पे भी कंप्लेंट दी गई कि पेपर लीक हुआ गया था, ब्राइबरी ली गई थी, और उसको भी आपने फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी खुद ही बनाई, और खुद ही अभी तक आप उसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं, जो अभी तक आप फैक्ट फाइंड नहीं कर पाए हैं। फिर नायब तहसीलदार और पीएसएसबी रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ, उसमें भी आपके यहाँ पे गड़बड़ी हुई। तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि चीटिंग इज नॉट पेपर लीक, मानती हूँ मेरी बात, टेक्निकली आप बिल्कुल परफेक्ट है। कोर्ट ऑफ लॉ यू विल स्टैंड राइट कि ये चीटिंग नहीं है, मतलब ये पेपर लीक नहीं है, ये चीटिंग है। पर पेपर लीक तो इतने हुए, आप क्यों इस्तीफा नहीं ले लेते? आप लोगों की तो सरकार उस एजुकेशन मिनिस्टर की वजह से गिर गई, मनीष सिसोदिया, जो एजुकेशन मिनिस्टर का काम कम कर रहे थे और शराब की 1+1 बांटने की नीतियां ज्यादा बना रहे थे। तो लेकिन प्रिया जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये विपक्ष जो है, ये अपनी गलतियों से नहीं सीखता। जैसे हमारे मंत्री साहब ने, जितेंद्र जी ने गिनवाया आज जब संसद शुरू हुआ, कि किस तरीके से पेपर लीक हमेशा से समस्या है, ना हमारी सरकार के लिए पहली बार है और ना पुरानी सरकारों में नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, लगातार होती आई है। लेकिन अब हमने ये देखना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। और मैं चैलेंज से कहती हूँ कि 10 साल की, मैं तो पीछे जाती नहीं थी, मैं इससे पहले की सरकार 10 साल की यूपीए सरकार का पूछती हूँ कि कितने अरेस्ट हुए, कितने कम लोग जेल में हुए, कोई भी नहीं। आज जब बिल आ रहा है, उसमें संशोधन आ रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, तो इन लोगों को तकलीफ इसीलिए हो रही है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, क्योंकि ये लोग उन लोगों को प्रोटेक्ट करते आए हैं। ठीक है, मैं पहले अनुराग जी को शामिल कर लूं, नहीं तो अभी कंप्लेन कर देंगे कि बोलने नहीं देते। अनुराग जी, सॉल्यूशन पे अगर चर्चा हो रही है, कदम उठाए जा रहे हैं, अनमोल जी, इसके बाद मैं आप ही को मौका दूंगी, इसके बाद आप ही को मौका दूंगी, नहीं तो अभी अनुराग जी शिकायत करने लगेंगे। अगर कदम उठाए जा रहे हैं, और ये बात आप भी मानेंगे कि भाई पेपर लीक सिर्फ किसी राज्य की समस्या नहीं है, ये देशव्यापी समस्या बन चुकी है, और छात्र कहीं के भी हों, भविष्य उन्हीं का खराब होता है, साल उन्हीं का बर्बाद होता है। तो अगर कदम उठा रही है सरकार, तो कदम का स्वागत करिए ना। सोल्यूशन पे बात हो रही, तो सोल्यूशन पे तो सभी को खुश होना चाहिए, क्योंकि वो तो छात्रों के हित में है। तो छात्रों की तो बात हो रही ना, कि छात्र तो हिंदुस्तानी है ना, कि छात्र बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए। ये छात्र जो युवा हैं हमारे हिंदुस्तानी है ना, तो वही तो अपना अधिकार मांग रहे थे, वही तो ये आवाज़ उठा रहे थे, वही तो चाह रहे थे कि हमारी जो बच्चों ने आत्महत्या की उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको न्याय कैसे मिलता? उनको न्याय व्यवस्था में जो गड़बड़ी है, जो व्यवस्था के मंत्री हैं, जो व्यवस्था में अधिकारी हैं, सबको हटना चाहिए। इसी की तो मांग थी, व्यवस्था परिवर्तन की तो मांग थी। और क्या मांग थी? क्या मंत्री को हटाइए, व्यवस्था को ठीक कीजिए, क्योंकि 2024 में भी कानून बना था, लेकिन कानून बनने से तो नहीं होगा ना। निर्भया में आपने देखा, निर्भया कांड हुआ था तो बहुत मजबूत कानून बना था। सुनिए ना, अरे उस समय नहीं हुआ था जब बच्चे, अरे सुन तो लीजिए, जब निर्भया कांड हुआ था, तो जब यहाँ पे निर्भया कांड हुआ था, कितना, देखिए निर्भया कांड हुआ था तो कितना मजबूत कानून बना। तो क्या कानून बनने से महिलाओं पे अत्याचार रुक गया? नहीं रुका ना। कि कानून बनना एक बात है, बनना चाहिए मजबूत कानून, लेकिन कानून बनने से आप ये सोच रहे हो कि नकल माफिया रुक जाएंगे, या यहाँ पे जिस तरह से पर्चा लीक बंद हो जाएगा। पर्चा लीक, नकल माफिया तभी बंद होंगे जब आपके व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है, जो डिलीवरी सिस्टम है, उसको ठीक करने की जरूरत है। आपको मूल चूक परिवर्तन करने की जरूरत है। देखिए, कानून 2024 से बना था तो यही डंकी की चोट पे बोला गया था कि आप यहाँ पे पर्चा लीक नहीं होगा, लेकिन लीक हुआ। हमारे नन्हे बच्चे उन्होंने आत्महत्याएं की। तो सवाल हमने बार बार ये कह रहा हूं कि कहते हैं ना कि मुझे 2 लाइन याद आती है, ये सोचकर हम दरख्त की छांव में जा बैठे, यहां बबूल के साए में आ बैठे। माने हमें पता ही नहीं था कि बबूल के साए में आके बैठ गए। सरकार तो ये कह रही है कि भाई डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में कमेटी ने जो सुझाव दिए थे, उन्हें कुछ को इम्प्लीमेंट कर लिया गया है, कुछ को चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है,
उसमें जो प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की भी बात थी, उस पर भी सरकार कह रही है ना कि हम अमल कर रहे हैं, तो कहीं तो आप हाँ मिलाइए ना फिर। तो आप मेरी बात समझे नहीं, मैंने क्या बोला, ये सोच के कि दरख्त में छांव होती है, यहाँ बबूल के साए में आप बैठे, तो कांटे लग गए। कहने का मतलब कि हम बैठे थे जंतर मंतर पे कि छात्र सोच रहा था मेरी आवाज पार्लियामेंट तक चली जाएगी 500 मीटर 1000 मीटर की दूरी पे। राधिका, मैं आऊंगी फिर आप सबका लाइन से जवाब दीजिए, क्योंकि फिर अनमोल जी की नाराजगी भी आ जाएगी। उनको एक जवाब देना है। 10 सेकंड में बात पूरी करिएगा फिर, 10 सेकंड जी। मेरे मित्र ने आज ऑन एयर मान लिया कि इनकी सरकार विफल थी, इनकी सरकार में माफिया उस पे था, सब कुछ तहस नहस था, सब कुछ फेल सिस्टम था। क्योंकि जब 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, जिनकी सरकार में मेरे मित्र भी मंत्री थे, उनके समय में इतने पेपर लीक हुए, यूपी टीजीटी, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट लेखपाल एग्जाम, वीडियो लीक, मतलब आप मानते हैं ना अनुराग भाई कि आपकी सरकार विफल थी और सब कुछ बर्बाद था। इसीलिए तो आपने एंटी कॉपिंग लॉ भी निपटा दी थी, क्योंकि भाई लॉ तो कुछ कर ही नहीं सकते, जो है बस एक पर्ची चलेगी, यादव का नाम आएगा और पर्चियां बटेंगी। तो आपको थैंक यू, आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव की जिसके बाद जवाब दीजिए जल्दी से अनमोल। अच्छा, अभी हिंदू मुस्लिम था, अब यादव आ गया, मैंने अभी हिंदू मुस्लिम की बात करी थी, अब यादव आ गया, थोड़ी बार और जाति आई। भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म के से आगे नहीं बढ़ती है, यादव कहां से आ गया? बात हो रही थी कि नकल माफिया जो पर्चा लीक माफिया, एक एक करके सर, बाकी मेहमानों को भी बोलने दीजिए। अनमोल बोले, अनमोल बोले, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी प्रिया जी, ऐसा है कि राधिका बहन ने एक बात तो मानी ईमानदारी से कि भाई चीटिंग का सिंडिकेट पकड़ा था, पेपर लीक नहीं था, लेकिन उन्होंने साथ में 4 पेपर के नाम दिए, उसका जवाब देना जरूरी है, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। पहला उन्होंने कहा PSSB 2024, ये देखिए हाईकोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया कि किसी तरह का कोई पेपर लीक नहीं हुआ। दूसरा उन्होंने कहा PPSC ADO, PPSC में ये रहा, आदेश के बेसलेस एलिगेशन थे, किसी तरह का कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तीसरा उन्होंने कहा PSEB, जिसका 20/3/2024 का एक आधिकारिक ऑर्डर है पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड का, जिसे पास किया था जनक राज महरोक ने, जिसमें कहा था पेपर वाज कैंसिल्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, और ये भी लिखा था कि किसी तरह का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, पेपर लीक लिखा ही नहीं हुआ था उसमें कहीं भी। और चौथा बहन ने कहा कि PSTET का पेपर लीक हुआ था, ये देखिए PSTET के क्वेश्चन पेपर में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक थी, इस वजह से वो पेपर कैंसिल हुआ था। चारों झूठ बोल दिए, सिरे से झूठ, लगातार सुबह शाम दिन रात झूठ बोलते हैं, और आप भी उस एजेंडा में फंस जाती हैं। कहो अभी माफी मांगे, कहो माफी मांगे इन्हें, और आप भी माफी मांगिए, आपने भी गलती कर दी आज। प्लीज आप मुझे मत बताइए सर कि मुझे माफी है मांगनी कि नहीं मांगनी, आप ये दावा कर रहे हैं ना सर, ये आपका दावा है। मैं आप पर विश्वास क्यों कर लूं बिना जांच के? मैं आप पर कैसे विश्वास कर लूं बिना जांच के? जांच पूरी हो गई क्या? क्या ये जांच पूरी हो गई क्या? जांच पूरी हो गई क्या? हो गई, मुझे दिखाइए कहां जांच पूरी हो गई। नहीं, हाईकोर्ट ने ऐसे ही कह दिया। मैं 19 जुलाई की बात कर रही हूँ सर, मैं 19 जुलाई की बात कर रही हूँ, मैं आपको तारीख भी बता रही हूँ, मैं 19 जुलाई की बात कर रही हूँ। ये तो आपका दावा है ना, मैं आपके दावे पे कैसे विश्वास कर लूं? इनके दावे क्यों मानते हो आप, फिर ये बताओ ना। मैं आपके दावे पे क्यों विश्वास कर लूं? मैं किसी पर भी क्यों विश्वास कर लूं सर? मैं रिजल्ट पे भरोसा करूंगी। प्लीज आप मेरे साथ ये डिबेट मत करिएगा, मैं रिजल्ट पर विश्वास करूंगी। मैं आप पर या उनके दावे, मैं किसी के दावे पर भरोसा नहीं करके बात कर रही हूँ। प्रियंका, जनता तय कर लेगी, जनता तय जी। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि मैंने प्रधानमंत्री जी को बुजुर्ग कहा तो तकलीफ हो गई। बुजुर्ग नहीं है, कितनी उम्र है, बउआ है, इन्हीं का नियम है भाई कि 75 साल के होंगे तो मार्गदर्शक मंडली गरिमा बनाए रखेंगे, गरिमा बनाए मार्गदर्शक मंडली, गरिमा बनाए रखिएगा। गरिमा, मैंने बुजुर्ग कहा, उसमें गरिमा तब याद नहीं आया जब छात्रों को किलो से चुभ होके मारा, इलेक्ट्रिसिटी लगाया, जब महिलाओं को मॉलेस्टेशन किया दिल्ली पुलिस में, तब गरिमा नहीं याद आई। महिलाओं को थप्पड़ मारा, तब गरिमा नहीं याद आई, और अब गरिमा याद आ रही है। मैं तो यही कहूंगी प्रिया जी कि अगर मैंने प्रधानमंत्री जी की डिग्री पूछ ली, बगल विंडो में बैठी हुई राधिका जी हमको गाली वाली देने लग जाएंगी। अगर मैं डिग्री मांग लूंगी तो प्रधानमंत्री जी यही चाहते हैं कि देश का हर बच्चा उनके जैसे संस्कार आपके जैसे नहीं है, गाली वाला काम आपका है। देश का हर बच्चा शिक्षित ना हो, इसलिए लाखों स्कूल बंद कर दिए। बेसिकली प्रधानमंत्री जी देश के हर बच्चे को अपने जैसा प्रधानमंत्री ही बनाना चाहते हैं, जो पढ़ा लिखा ना हो, तभी तो स्कूल बंद कर रहे हैं। लाखों स्कूल ऐसे हैं जिसमें इन्हीं की सरकार का रिपोर्ट है, लाखों स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक शिक्षक पर पूरा स्कूल चल रहा है। अरे जो पैसे वाले हैं, आपके मित्र बंधु हैं, आपके मंत्री हैं, उनके बच्चे ना विदेशों में चले जाएंगे। गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित,
ये कैसे पढ़ेंगे अगर स्कूल बंद हो गया तो? इसके बारे में कौन सोचेगा? इस पर आप कुछ कहेंगे राधिका जी? जिन बच्चों हाँ, को उन्हें बात पूरी करने दीजिए। मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे गए हैं। आई नीड द टाइम टू रिस्पॉन्ड मैम। 3 बच्चे एडमिट हैं मैम, आई नीड द टाइम टू रिस्पॉन्ड जी, नाउ। राधिका जवाब दें। प्रिया जी, जरा बैठे मोहतरमा से मैं फिर कहूंगी जहरो गलती है जो मैं इनके साथ तू मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा ये मानना है कीचड़ में अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो आपके ऊपर ही कीचड़ की छींटें आएंगी। लेकिन सवाल बताइएगा, जेएनयू की मेरी बहुत अच्छी मित्र कि तेजस्वी यादव कौन सी क्लास में ड्रॉप आउट हुए थे? आपके नेता कौन सी क्लास में? मुख्यमंत्री बनाने जा रही थी ना अपन को। ये कौन सी क्लास तक पढ़े हैं तेजस्वी यादव? तो मैं देश के प्रधानमंत्री के करने से पहले और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर आम आदमी प्रवक्ता, चुप रहिए, इनको कंट्रोल करिए। ये झूठी औरत को कंट्रोल करिए जो देश के प्रधानमंत्री के लिए बकवास करती है। प्रिया जी, मैं इनके साथ तू मैं नहीं करना चाहती। मैं घिनौनी हूं। प्रियंका, आपको पूरा मौका दिया गया था, कोई बीच में नहीं बोला। प्लीज मत बोलिए, प्लीज मत बोलिए। और मेरी आप दोनों से गुजारिश है, आप दोनों ही मुद्दे को छोड़कर इधर उधर की बातें सब कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। प्रियंका, आप भी मुद्दे पर बात नहीं कर रही है, सॉल्यूशन पे बात कर रही थी। मैं सॉल्यूशन पे आपसे भी सवाल पूछ रही हूँ ना प्रियंका, आप भी उस पर जवाब नहीं दे रही है। अब जरा रुक जाइएगा, अब रुक जाइएगा। वो बोल रही है, आपके बीच में कोई नहीं बोला, अभी रिस्पेक्ट करिए। जी बोलें। प्रिया जी, यही होता है जब जो ऐसे प्रवक्ता आते हैं ना डिबेट पे और आके जेएनयू से डिग्री ले रहे हैं। नहीं बोलूंगी, जिनके खुद के नेता 9वीं क्लास में ड्रॉप आउट हो गए थे, बोलूंगी तो सुनूंगी मैडम, देते हैं और प्रधानमंत्री तो सुनिएगा मैडम, करते हैं। इनको कंट्रोल करिए, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल करिए। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, बोलिए। प्रियंका रुक जाइए जरा, क्योंकि मेरी आवाज नहीं जाएगी कभी, लगातार बोलेंगे। जा रही है मैम, जा रही है। अब मैं बात आम आदमी पार्टी पे वापस आ जाती हूँ। अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कर दिया। इनको याद है इन्हीं की पंजाब की सरकार ने खुद कोर्ट में एक्सेप्ट किया था कि जब 12वीं का अंग्रेजी बोर्ड का पेपर और पीएसटीईटी का लीक हुआ था कि उसमें पेपर लीक हुआ है, गड़बड़ी हुई है और कि हमने खुद रद्द किया है। आप अरे बीच में मत बोलिए, सब प्रूफ है। जहां से आपने प्रूफ लाया वहीं से इसका भी प्रूफ निकाल लीजिए। आके यहाँ पे बैठ के काय करके चले जाते हैं उस पार्टी के प्रवक्ता जो अपने बीच में नहीं बोली थी जब आप झूठ बोल रहे थे। प्रिया जी, यू हैव टू कंट्रोल दिस। आप पहले 3 अगेंस्ट 1 बनाए और सब मेरे अनमोल जी प्लीज, किसी के बीच में नहीं। अनमोल जी प्लीज, यू हैव टू कंट्रोल। उन्होंने नहीं बोला है किसी के बीच में, बोलने दीजिए। बोलिए राधिका जी। भर्तियां रीड कर जल्दी कर दी गई, पेपर सारे के सारे वापस कर दिए गए और ये कह रहे हैं और खुद कोर्ट में ये मान के आए हैं। तो ये जो बकवास ये लोग करते हैं और झूठ बोलते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने केजरीवाल साहब ने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी, ना नेता बनूंगा, ना पद लूंगा, ना घर लूंगा, ना गाड़ी लूंगा। वो आ जाके यहाँ पे कह रहे कि हम सत्यवादी हरिश्चंद्र है। अरे ये जाके झूठ किसी और को बोलना दिल्ली में दिख चुका है। आप लोग अगर मानते हैं, अच्छा ये बताइए, अब 1 सेकंड को हम अगर अनमोल पवार जी की बात को मान लेते हैं। अनमोल पवार जी बताइए, कर्नाटक में तो पेपर लीक हुआ, हिमाचल में पेपर लीक हुआ, आप लोगों ने मांगे कर्नाटक और हिमाचल के एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे? क्या अनुराग जी ने मांगे? क्या ये प्रियंका भारती जो बैठ के लगातार मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोली जा रही है, क्योंकि आज ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं और इतनी कुंठा इनको चुनाव हरा गई, लेकिन ये लोग नहीं रुके। देखिए प्रिया जी, बिना प्रमाण के जो है केवल होती तो तमीज तो हम सिखा दिए रहे होते। याद रखना राधिका खेड़ा, जो आपने मेरे लिए इस्तेमाल किया है। अनमोल जी जल्दी से 20 सेकंड में बात कर रहे हैं, आप बोलिए मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए चलिए, मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।